अस्सलाम वालेकुम। आज की इस तफसीली और गहरी तहकीक में हमारा मकसद एक ऐसी पोशीदा ऐसी खामोश बीमारी को बेनकाब करना है जो इस वक्त लाखों लोगों को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। जी बिल्कुल, और खतरनाक बात यह है कि ज्यादातर लोगों को इसका अंदाजा तक नहीं होता। सही कहा आपने। हमने इस मौजू की तह तक पहुंचने के लिए मतलब बाकायदा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डायबिटीज़ एंड डाइजेस्टिव एंड किडनी डिजीज़ जिसे हम NIDD कहते हैं, उनकी मुस्तनद रिपोर्ट्स और एक काफ़ी तफसीली मेडिकल गाइड का जायजा लिया है। और हमारा आज का मिशन भी यही है कि हम इंसुलिन रेजिस्टेंस और प्री डायबिटीज के इन पेचीदा साइंसी हकायक को बिल्कुल आसान आम फहम अल्फाज में समझ सकें। बिल्कुल। तो गुफ्तगू का आगाज एक बड़ी दिलचस्प लेकिन आम सी सूरत हाल से करते हैं। फर्ज करें किसी शख्स की ब्लड शुगर की रिपोर्ट आती है और वो बिल्कुल नॉर्मल है। तो वो शख्स जाहिर खुश होगा कि सब ठीक है। बिल्कुल, वो मुतमईन हो जागता है, लेकिन अमली जिंदगी में उसे हर वक्त शदीद थकावट महसूस होती है। पेट की चर्बी मुसलसल बढ़ रही है और वो हर वक्त कुछ न कुछ मीठा खाने की शदीद तलब रहती है। यानी जिस्म अंदर से कुछ और ही कहानी सुना रहा है। बिल्कुल। बज़ाहिर तो मेडिकल रिपोर्ट में सब ठीक लग रहा है, तो फिर मसला क्या है? मसला दरअसल शुगर का नहीं है, बल्कि मसला इंसुलिन का हो सकता है। चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। ये एक ऐसा मुअम्मा है जिस पर अगर वक्त रहते तवज्जो ना दी जाए तो ये पूरे जिस्मानी निजाम को तबाह कर सकता है। असल में उसे समझने के लिए फर्ज करें एक गाड़ी है जिसका फ्यूल गेज तो बता रहा है कि टैंक फुल है, लेकिन इंजन फिर भी स्टार्ट नहीं हो रहा। अच्छा, यानी ईंधन मौजूद है पर काम नहीं आ रहा। जी, खून में शुगर नॉर्मल होने के बावजूद थकावट और कमजोरी का एहसास बिल्कुल उसी गाड़ी जैसी सूरत हाल है। इससे पहले कि हम ये जानें कि जिस्म में खराबी कैसे पैदा होती है, हमें ये देखना होगा कि एक सेहतमंद हालत में हमारा जिस्मानी निजाम काम कैसे करता है। देखें, जब कोई इंसान खाना खाता है तो वो खुराक हजम होकर ग्लूकोज यानी शुगर में तब्दील हो जाती है और खून में शामिल हो जाती है। अब इस ग्लूकोज को जिस्म के अरबों खलियों यानी सेल्स के अंदर जाना होता है ताकि जिस्म को तवानाई मिल सके। और यहीं पर वो मसला आता है कि ग्लूकोज खुद ब खुद सेल्स के अंदर दाखिल नहीं हो सकता, राइट? बिल्कुल सही। ये ग्लूकोज खुद दरवाजा नहीं खुल सकता और यहीं पर इंसुलिन का किरदार शुरू होता है। इंसुलिन दरअसल एक हार्मोन है जो हमारे मैदे के बिल्कुल पीछे मौजूद एक गुदूद से निकलता है जिसे लबलबा या पैनक्रियाज कहते हैं। इंसुलिन को आप एक चाबी समझ सकते हैं। जब खून में ग्लूकोज तैर रहा होता है तो इंसुलिन खलियों के दरवाजे खोलने के लिए उस चाबी का काम करती है ताकि ग्लूकोज अंदर जा सके और जिस्म इसे ईंधन के तौर पर इस्तेमाल कर सके। ये तो वाकई एक बहुत सीधा और साफ निजाम है। लेकिन अगर मैं इस साइंसी अमल को एक आम फहम मिसाल से जोड़ूं। जी बताएं। अगर इंसुलिन वो चाबी है और खुलिये का दरवाजा ताला है, तो क्या इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि उस ताले को जंग लग गया है? अरे वाह, ये बहुत जबरदस्त मिसाल दी आपने। मतलब लबलबा चाबी तो भेज रहा है, लेकिन वो चाबी ताले में घूम नहीं रही और दरवाजा नहीं खुल रहा। अगर वाकई ऐसा है तो मैं सोच रहा था कि जब चाबी काम नहीं करती और दरवाजा बंद रहता है तो खून में मौजूद उस सारे ग्लूकोज का, उस सारे ईंधन का क्या होता है जो खुलियों के अंदर नहीं जा पाता? यहाँ जो सबसे हैरान कुन बात है वो ये है कि खुलिये वाकई इंसुलिन के सिग्नल्स को रद्द करना शुरू कर देते हैं। ये जंग लगे ताले वाली मिसाल बिल्कुल दुरुस्त है। खुलियों की सतह पर मौजूद रिसेप्टर्स इंसुलिन को पहचानने से बाकायदा इनकार कर देते हैं। अच्छा, यानी वो चाबी को मानते ही नहीं है। बिल्कुल। अब चूंकि दरवाजा नहीं खुल रहा तो वो सारा ग्लूकोज जो खून से निकलकर खुलियों के अंदर जाना चाहिए था वो खून की नालियों में ही जमा होना शुरू हो जाता है और वहाँ एक ट्रैफिक जैम की सी सूरत हाल पैदा हो जाती है। और जिस्म तो बहुत हसास है, उससे तो फौरन पता चल जाता होगा कि कुछ गड़बड़ है। जी, जब लबलबा सेंस करता है कि खून में शुगर लेवल बढ़ रहा है और खुलियों को तवानाई नहीं मिल रही तो वो घबराहट के आलम में मजीद इंसुलिन बनाना शुरू कर देता है। यानी वो और चाबियां भेजना शुरू कर देता है। बिल्कुल। वो सोचता है कि शायद चाबियां कम पड़ गई हैं, इसलिए वो खून में मजीद चाबियां फेंकना शुरू कर देता है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कोई फैक्ट्री अपनी हद से ज्यादा काम करने पर ओवरहीट हो जाए। तो लबलबा मुसलसल ओवरटाइम लगा रहा होता है। जी, जिसके नतीजे में खून में ग्लूकोज के साथ साथ इंसुलिन की मिकदार भी खतरनाक हद तक बढ़ने लगती है। इसे मेडिकल की जुबान में हाइपर इंसुलिनीमिया कहते हैं। तो इसका मतलब है कि जिस्म के अंदर एक साइलेंट अलार्म बज रहा है और लबलबा मुसलसल फायर फाइटिंग कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब लबलबा इतनी ज्यादा मेहनत कर रहा है और खून में इंसुलिन और ग्लूकोज का सैलाब आया हुआ है, तो ये अंदरूनी जंग जिस्म के बाहर कैसे जाहिर होती है? हम अक्सर देखते हैं कि लोग वजन बढ़ने, खास तौर पर पेट निकलने की शिकायत करते हैं। जी हाँ, ये सबसे आम शिकायत है। तो क्या ये वजन बढ़ना सिर्फ जरूरत से ज्यादा खाने का नतीजा है या इसके पीछे कोई गहरा बायोलॉजिकल साइकिल चल रहा है? मतलब ज़राए में एक खास किस्म की चर्बी यानी विसरल फैट का जिक्र किया गया है। ये आम चर्बी से कैसे मुख्तलिफ है
और ये इस जंग आलूद ताले के अमल में क्या किरदार अदा करती है? मैं बताती हूँ। देखिए, वजन का बढ़ना महज ज्यादा कैलोरीज खाने का नतीजा नहीं है। ये एक बहुत पेचीदा हार्मोनल जंग है। इंसानी जिस्म में बुनियादी तौर पर 2 किस्म की चर्बी होती है। अच्छा। एक है सबक्यूटेनियस फैट। ये वो चर्बी है जो जिल्द के बिल्कुल नीचे होती है, जिसे आप हाथ से चुटकी भरकर महसूस कर सकते हैं। ये निस्बतन बेजरर होती है। सही, जो आमतौर पर नजर आती है। जी, लेकिन दूसरी कस्म जो कि इस पूरी कहानी का असल विलन है, वो है विसरल फैट। ये वो चर्बी है जो हमारे अंदरूनी आज़ा जैसे जिगर, मैदे और आंतों के गिर्द जमा होती है। यानी ये बहुत अंदर गहराई में होती है। बिल्कुल। जब खुराक में बहुत ज़्यादा रिफाइंड शुगर या गैर सेहतबख्श कार्बोहाइड्रेट शामिल हों और खून में इंसुलिन हर वक्त ज़्यादा रहे, तो जिस्म इस इजाफी और गैर इस्तेमाल शुदा तवानाई को इसी विसरल फैट की शक्ल में पेट के गहरे हिस्सों में जमा करना शुरू कर देता है। तो ये सिर्फ एक बेजान बोझ नहीं है जो हम उठाकर फिर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। सबसे खतरनाक और गौर तलब बात यह है कि ये विसरल फैट महज एक बेजान बोझ नहीं है। ये बाकायदा एक फ़आल केमिकल फैक्ट्री की तरह काम करती है, जो साइटोकाइंस नामी जहरीले केमिकल्स खारिज करती है। अरे वाह, मतलब चर्बी खुद केमिकल्स बना रही है? जी हाँ, और ये केमिकल्स पूरे जिस्म में सोजिश यानी इन्फ्लेमेशन फैलाते हैं, और यही सोजिश दरअसल वो असली जंग है जो खुलियों के तालों को लग रहा होता है। तो ये एक पूरा साइकिल बन जाता है। बिल्कुल। ये जिंक इंसुलिन रेजिस्टेंस को मजीद बढ़ाता है, लबलबा मजीद इंसुलिन बनाता है, और यूं एक तबाहकुन और ना खत्म होने वाला चक्कर शुरू हो जाता है। ये तो वाकई एक खौफनाक साइकिल है, जहां चर्बी खुद मजीद बीमारी और सोजिश पैदा कर रही है। लेकिन चूंकि ये सारा अमल जिस्म के अंदर गहराई में हो रहा है, तो किसी शख्स को कैसे पता चलेगा कि उसका लबलबा ओवरहीट हो चुका है और खुलियों के तालों को जंग लग चुका है? ये एक बहुत अहम सवाल है। क्या जिस्म बाहर की तरफ कोई इंतबाही सिग्नल्स या अलामत जाहिर करता है, या ये बीमारी मुकम्मल तौर पर खामोश रहती है? बदकिस्मती से इब्तिदाई तौर पर यह बीमारी बरसों तक मुकम्मल तौर पर खामोश रहती है, लेकिन अगर बगौर जायजा लिया जाए तो जिस्म कुछ बहुत वाज़ेह इंतबाही सिग्नल्स दे रहा होता है। वो क्या सिग्नल्स हैं? सबसे पहली अलामत जिसका जिक्र हमने शुरू में भी किया, वो खाना खाने के बाद शदीद किस्म की थकावट और गनूदगी का एहसास है। अच्छा, लेकिन खाना खाकर तो एनर्जी आनी चाहिए ना? बिल्कुल। जब कोई शख्स कार्बोहाइड्रेट से भरा खाना खाता है तो असूलन उसे तवानाई मिलनी चाहिए, लेकिन चूंकि खुलियों के दरवाजे बंद हैं और तवानाई खून में ही फंसी हुई है, तो जिस्म के पट्टे और दिमाग भूखे रह जाते हैं, जिससे शदीद थकावट होती है। ये तो बहुत लॉजिकल बात है। और उसके अलावा कोई निशानी? जी, एक बहुत मुनफरिद निशानी जिस्म के कुछ हिस्सों, खास तौर पर गर्दन के पिछले हिस्से, बगलों या जोड़ों की जिल्द का काला, मोटा और मखमली सा पड़ जाना है। इसे मेडिकल जबान में अकेंथोसिस नाइग्रिकेंस कहते हैं। मतलब गर्दन का काला होना सिर्फ मैल या धूप की वजह से नहीं होता? बिल्कुल नहीं। ज्यादातर लोग इसे मैल समझते हैं, लेकिन ये इसलिए होता है क्योंकि खून में मौजूद जरूरत से ज्यादा इंसुलिन जिल्द के खुलियों को तेजी से बढ़ने का सिग्नल देती है। और यकीनन एक और बड़ी अलामत पेट की चर्बी या कमर के साइज का मुसलसल बढ़ना है। इसका कोई खास साइज भी होता है जो खतरे की घंटी हो? जी, मर्दों में 40 इंच और खवातीन में 35 इंच से ज्यादा कमर का साइज एक बहुत बड़ा खतरे का निशान है। चूंकि ये अलामात इतनी खामोश और आम सी लगती हैं कि लोग अक्सर थकावट या गर्दन के कालेपन को मौसम या काम की ज्यादती समझकर नजरअंदाज कर देते हैं, तो ये सवाल पैदा होता है कि ये मसला किस हद तक फैल चुका है? बहुत ज्यादा फैल चुका है, बदकिस्मती से। और अगर कोई शख्स इस कैफियत में मुब्तला है तो उसका अगला मरहला क्या होता है? देखें, जब इंसुलिन रेजिस्टेंस साल तक बढ़ती चली जाती है तो एक वक्त आता है कि लबलबा मुसलसल ओवर टाइम लगा लगाकर थक जाता है। यानी उसकी भी एक हद है? बिल्कुल। वो इतनी ज्यादा मिकदार में इंसुलिन नहीं बना पाता जो खलियों की मुजाहमत का मुकाबला कर सके। इस मुकाम पर खून में शुगर का लेवल मामूल से ज्यादा होना शुरू हो जाता है। तो क्या ये बाकायदा शुगर की बीमारी है? नहीं, ये लेवल अभी इतना ज्यादा नहीं होता कि उससे बाकायदा टाइप 2 ज़ियाबतीज़ डिक्लेयर किया जा सके। इस दरमियानी वार्निंग वाली कैफियत को प्री डायबिटीज कहते हैं। अच्छा, यानी ज़ियाबतीज़ से बिल्कुल पहले की स्टेज? जी। और अगर हम इसकी संगीनी का अंदाजा लगाना चाहें तो NIDDK के आदादो शुमार के मुताबिक सिर्फ 2021 में अमेरिका में 18 साल और इससे ज्यादा उम्र के तकरीबन 97.6 मिलियन अफराद प्री डायबिटीज का शिकार थे। 97.6 मिलियन अफराद? अरे ये तो कोई मामूली हिंसा नहीं है, ये तकरीबन 10 करोड़ लोग हैं। बिल्कुल। और सबसे बड़ा खतरा यह है कि अगर ये लोग बरवक्त लाइफस्टाइल में तब्दीलियां ना लाएं तो इनमें से अक्सरियत अगले 5 से 10 सालों के अंदर बाकायदा ज़ियाबतीज़ का शिकार हो जाएगी। ये आदात शुमार तो वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाले हैं। ये एक बहुत बड़ी आबादी है जो एक खामोश टाइम बॉम्ब पर बैठी है। जी बिल्कुल। अब ज़राए में इन खतरात की एक तफसीली फहरिस्त दी गई है जो इंसान को इस कैफियत की तरफ धकेलते हैं। उनमें उम्र का 35 साल से ज़्यादा होना और ख़ानदानी हिस्ट्री तो समझ में आती है कि ये जिन्याती अवामिल हैं।
लेकिन इसके अलावा कुछ और भी खतरात हैं जो बज़ाहिर शुगर से जुड़े हुए महसूस नहीं होते, जैसे नींद के मसाइल, जिसे स्लीप एपनिया कहते हैं, ख़वातीन में हार्मोन्स का मसला यानी PCOS, कोविड-19 जैसी वायरल बीमारियां और कुछ मखसूस दवाएं जिनमें ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या जहनी अमराज के लिए इस्तेमाल होने वाली एंटीसाइकोटिक्स शामिल हैं। जी, मैं सोच रहा था कि मुझे ये बताइए कि नींद की कमी या किसी वायरल इन्फेक्शन या जहनी दबाव की दवा का लबलबे और इंसुलिन के निज़ाम से क्या ताल्लुक हो सकता है? ये मैकेनिज्म कैसे काम करता है? ये एक बहुत गहरा और अहम साइंसी नुक्ता है। हम बाज़ाहिर इन चीज़ों को अलग अलग बीमारियां समझते हैं, लेकिन जिस्म के अंदर ये सब एक ही निज़ाम से जुड़े हैं। मिसाल के तौर पर हम स्लीप एपनिया को लेते हैं। सही। इस बीमारी में सोते हुए इंसान की सांस बार बार रुकती है। जब जिस्म को ऑक्सीजन मिलना बंद होती है तो दिमाग घबरा जाता है और उसे लगता है कि इंसान की जान खतरे में है। यानी जिस्म एक इमरजेंसी में आ जाता है। बिल्कुल, और इस इमरजेंसी सूरत हाल से निपटने के लिए जिस्म कॉर्टिसोल नामी स्ट्रेस हार्मोन खारिज करता है। कॉर्टिसोल का काम ये है कि वो खून में शुगर का लेवल बढ़ा देता है ताकि जिस्म को लड़ने या भागने के लिए फौरी तवानाई मिल सके। अच्छा, तो बगैर कुछ खाए ही शुगर बढ़ गई? जी हाँ, अब चूंकि रात भर ये झूठे अलार्म बजते रहते हैं तो खून में शुगर और इंसुलिन का तवाज़ुन मुकम्मल तौर पर तबाह हो जाता है। और बाकी बीमारियों के साथ भी ऐसा ही होता है? जी, इसी तरह PCOS एक हार्मोनल मसला है जो ख़वातीन में टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ा देता है, जो बराह रास्त खुलियों में इंसुलिन के दाखिले को मुश्किल बनाता है। और वायरल इन्फेक्शंस का क्या रोल है? जहां तक कोविड-19 जैसी वायरल बीमारियों की बात है तो कोई भी शदीद वायरल इन्फेक्शन जिसमें एक तूफानी सोजिश पैदा करता है, और जैसा कि हमने पहले बात की, सोजिश ही वो जंग है जो इंसुलिन के तालों को लगता है। और वो जो अद्वियात का बता रही थी, रही बात एंटीसाइकोटिक्स या स्टेरॉइड्स जैसी अद्वियात की, तो ये दवाएं जिगर के काम करने के तरीके को बदल देती हैं। ये जिगर को मजबूर करती हैं कि वो खून में ज्यादा चर्बी और शुगर खारिज करे, जिससे खुलियों के गिर्द चर्बी की एक तह बन जाती है और इंसुलिन अपना काम नहीं कर पाती। मतलब हमारी नींद के मसाइल, वायरल इन्फेक्शंस और यहाँ तक कि दूसरी बीमारियों के लिए ली जाने वाली अद्वियात भी खामोशी से हमें इंसुलिन रेजिस्टेंस की तरफ धकेल रही हैं। बिल्कुल। अब अगर किसी शख्स में ये तमाम खतरात मौजूद हैं तो वो कैसे तस्दीक कर सकता है कि वो इस खामोश बीमारी का शिकार हो चुका है या नहीं? आमतौर पर तो लोग सिर्फ घर पर ग्लूकोमीटर से शुगर चेक कर लेते हैं और समझते हैं कि सब ठीक है। जी, और वही सबसे बड़ी गलती होती है। तो क्या इसकी तशखीस के लिए कोई खास टेस्ट होते हैं? देखिए, आमतौर पर डॉक्टर्स बराह रास्त इंसुलिन रेजिस्टेंस चेक करने का टेस्ट तजवीज़ नहीं करते, क्योंकि वो टेस्ट महंगा होता है और ज्यादातर सिर्फ साइंसी रिसर्च के लिए इस्तेमाल होता है। तो फिर पता कैसे चलता है? मेडिकल साइंस प्री डायबिटीज को नापने पर तवज्जो देती है। इसके लिए 3 मुस्तनद ब्लड टेस्ट हैं। सबसे पहला और अहम टेस्ट A1C कहलाता है। A1C ये कैसे काम करता है? इसे आप एक तरह से खून का पिछले 3 महीनों का रिकॉर्ड समझ सकते हैं। खून के सुर्ख खुलिये तकरीबन 3 माह जिंदा रहते हैं। जब खून में शुगर ज्यादा होती है तो वो शुगर उन सुर्ख खलियों के गिर्द चिपकना शुरू हो जाती है, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी डोनट के ऊपर चीनी की तह लगी हो। अरे वाह, ये तो बहुत जबरदस्त मिसाल है। तो A1C टेस्ट ये नापता है कि खून के खुलियों पर ये शुगर की तह कितनी मोटी है। अगर इसका नतीजा 5.7% से लेकर 6.4% के दरमियान हो तो ये प्री डायबिटीज की वाज़ेह निशानी है। अच्छा, और दूसरा टेस्ट कौन सा है? दूसरा तरीका FPG टेस्ट है, यानी कम से कम 8 घंटे फाके के बाद खाली पेट शुगर चेक करना। अगर ये 100 से 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर के दरमियान हो तो ये भी खतरे की घंटी है। सही। और तीसरा जाता है और 2 घंटे बाद देखा जाता है कि लबलबे ने इस मीठे को कितनी कामयाबी से संभाला है। अगर नतीजा 140 से 199 के दरमियान आए तो ये प्री डायबिटीज है। ये वो हिंसे हैं जिन पर हर इंसान को कड़ी नजर रखनी चाहिए और सिर्फ एक वक्ती शुगर रीडिंग पर भरोसा नहीं करना चाहिए। अब मैं कहूंगा कि अगर कोई इन अलामात और टेस्टों को नजरअंदाज कर दे तो इसका अंजाम क्या होगा? वो तो जाहिर है बहुत बुरा होता है। इस पूरी सूरत हाल को सुनकर मेरे जहन में एक शाखों वाले दरख्त की तमसील आ रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस महज एक पत्ते या टहनी का मसला नहीं है, बल्कि ये इस जहरीले दरख्त की जड़ है। बिल्कुल दुरुस्त, ये जड़ ही है। और अगर इस जड़ में खराबी आ जाए तो ये सिर्फ शुगर की बीमारी तक महदूद नहीं रहती, इसकी शाखें बहुत दूर तक फैलती हैं। एक शाख हाई ब्लड प्रेशर की तरफ जाती है, एक शाख दिल की बीमारियों और फालिश का खतरा बढ़ाती है, एक शाख खून में बुरे कोलेस्ट्रॉल को जमाती है और एक शाख जिगर की तरफ जाती है, जिसे मेडिकल जुबान में फैटी लीवर कहा जाता है। जी हाँ, ये तो एक मायूस कुन और डरावनी सूरत हाल है।
कि अगर ताले को जंग लग जाए तो पूरा जिस्म ही उसकी लपेट में आ जाता है। मैं समझती हूँ कि ये दरख्त वाली तमसील इस सूरत हाल की बिल्कुल दुरुस्त अक्कासी करती है। लोग आमतौर पर समझते हैं कि इंसुलिन रेजिस्टेंस का मतलब सिर्फ ज़ियाबीतीस है। बिल्कुल, लोगों के जहन में बस शुगर का ही खौफ होता है। लेकिन हकीकत ये है कि जब खून में इंसुलिन और शुगर का सैलाब आता है तो ये खून की नालियों को अंदर से सख्त कर देता है, जिसकी वजह से दिल को खून पंप करने में ज्यादा जोर लगाना पड़ता है और यूं हाई ब्लड प्रेशर जन्म लेता है। अच्छा, तो ब्लड प्रेशर का शुगर से डायरेक्ट ताल्लुक है? बिल्कुल। और इजाफी शुगर जब खुलियों में नहीं जा पाती तो जिगर उस शुगर को पकड़कर चर्बी में तब्दील कर देता है और अपने ही अंदर जमा कर लेता है, जिससे फैटी लिवर की बीमारी पैदा होती है। साथ ही खून में ट्राइग्लिसराइड्स नामी चर्बी बढ़ जाती है और अच्छा कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है। इन तमाम बीमारियों के मजमूए को तिब्बी जबान में मेटाबॉलिक सिंड्रोम कहा जाता है, जो किसी भी इंसान को दिल के दौरे या फालिज के इंतहाई करीब कर देता है। तो जी हाँ, ये एक ही जहरीली जड़ है जिससे ये तमाम खतरनाक शाखें फूटती हैं। ये तमाम तफसीलात सुनकर वाकई ऐसा लगता है कि हम बीमारियों के एक बहुत घने जंगल में खड़े हैं। तो अब सबसे अहम और बुनियादी सवाल की तरफ आते हैं। जी पूछें। क्या इस जंगल को काटने के लिए किसी शख्स को अपनी आधी जान निकालनी पड़ेगी? मतलब क्या हम इस वक्त की सुई को उल्टा घुमाकर इस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं? अगर कोई शख्स प्री डायबिटीज के दहाने पर खड़ा है तो उसके लिए वापसी का रास्ता क्या है? हम इस अमल को बिल्कुल रोक सकते हैं और इसके लिए किसी नामुमकिन टास्क की जरूरत नहीं है। अच्छा, ये तो वाकई खुशखबरी है। NIDDK ने एक इंतहाई मशहूर और वसी तहकीक फंड की थी, जिसे DPP यानी डायबिटीज प्रिवेंशन प्रोग्राम कहा जाता है। इस तहकीक ने दुनिया भर में इलाज के तस्वर को बदल दिया। वो कैसे? उसका सबसे शानदार और हैरान कुन नतीजा ये था कि अगर कोई शख्स प्री डायबिटीज का शिकार है तो उसे अपना आधा वजन कम करने या हर वक्त जिम में रहने की जरूरत नहीं है। अपने कुल जिस्मानी वजन का सिर्फ 5 से 7% हिस्सा कम करना इस बीमारी के खतरे को ड्रामाई हद तक गिराने के लिए काफी है। सिर्फ 5 से 7%? जी हाँ, सिर्फ इतना ही। अब इसकी साइंसी वजह क्या है? वजह यह है कि जब जिस्म वजन कम करना शुरू करता है तो वो सबसे पहले उस खतरनाक विसरल फैट यानी अंदरूनी चर्बी को पिघलाता है जो आज़ा के गिर्द लिपटी होती है। वही जो केमिकल्स बना रही थी। बिल्कुल। जब वो चर्बी पिघलती है तो जिसमें सोजिश पैदा करने वाले केमिकल्स का इखराज रुक जाता है, खुलियों के तालों से जंग उतर जाता है और लबलबे पर से दबाव खत्म हो जाता है। बस 5% की कमी इस पूरे जहरीले फैक्ट्री निजाम को शट डाउन कर देती है। 5 से 7% का ये हिस्सा वाकई एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हमें सोशल मीडिया पर नजर आने वाली उन जादुई और नामुमकिन बॉडी ट्रांसफॉर्मेशंस की कोई जरूरत नहीं है। बिल्कुल। लोगों को अक्सर लगता है कि उन्हें 0 साइज होना पड़ेगा। जी, हालांकि अगर किसी शख्स का वजन 100 किलोग्राम है तो उसे सिर्फ 5 से 7 किलो वजन कम करने पर तवज्जो देनी है। एक इतना छोटा और हकीकत पसंदाना हदफ भी किसी की जान बचा सकता है। ये उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ा रिलीफ है जो वजन कम करने के तवील सफर से घबराकर हिम्मत हार देते हैं। बेशक। अच्छा, वजन कम करने के अलावा लाइफस्टाइल में और क्या तब्दीलियां दरकार होती हैं, और क्या इस अमल में अद्वियात का भी कोई किरदार है? लाइफस्टाइल में 2-3 बुनियादी तब्दीलियां करनी होती हैं। सबसे पहले खुराक में से मीठे मशरूबात और रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स यानी सफेद आटा, चीनी और प्रोसेस्ड फूड को कम करना ताकि लबलबे को आराम मिल सके। और फिजिकल एक्टिविटी? दूसरा काम, हफ्ते में कम से कम 150 मिनट की तेज चहलकदमी या पट्ठों को मजबूत करने वाली वर्जिश, जिसे स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कहते हैं, वो करनी है। वर्जिश का फायदा ये है कि काम करते हुए पट्ठे खून से शुगर को बगैर इंसुलिन की मदद के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे इंसुलिन रेजिस्टेंस तेजी से कम होती है। अरे वाह, ये तो एक और चाबी मिल गई शुगर इस्तेमाल करने की। जी बिल्कुल। और जहाँ तक अद्वियात की बात है तो अगरचे पहला ऑप्शन हमेशा लाइफस्टाइल होता है, लेकिन बाज़ सूरतों में डॉक्टर्स मेटफॉर्मिन नामी दवा तजवीज़ करते हैं। मेटफॉर्मिन जिगर को खून में इजाफी शुगर खारिज करने से रोकती है और खलियों को इंसुलिन के लिए ज्यादा हसास बनाती है। सही। दौरान ज़ियाबितीस रही हो या वो नौजवान जो शदीद मोटापे का शिकार हो। इसी रिसर्च के एक तवीलुल मुद्दती हिस्से ने साबित किया कि जिन लोगों ने सिर्फ 5 से 7% वजन कम किया और लाइफस्टाइल बदला, उन्होंने बाकायदा ज़ियाबितीस को कम से कम 15 साल तक कामयाबी से अपने आप से दूर रखा। 15 साल तक एक खतरनाक बीमारी को दूर रखना कोई छोटी कामयाबी नहीं है। तो आज की इस गुफ्तगू को समेटते हुए हमने ये सीखा कि इंसुलिन एक चाबी की तरह काम करती है जो खलियों के दरवाजे खोलती है। हमने ये भी जाना कि कैसे हमारे पेट की अंदरूनी चर्बी एक खतरनाक केमिकल फैक्ट्री बनकर इस चाबी को जंग लगाकर नाकारा बनाती है। जी। और सबसे खूबसूरत बात जो हमने सीखी वो ये है कि अपने जिस्मानी वजन में महज 5% की छोटी सी कमी करके हम प्री डायबिटीज जैसे खामोश टाइम बम को फटने से पहले ही नाकारा बना सकते हैं।
इस गुफ्तगू का मकसद सिर्फ मालूमात का तबादला नहीं था, बल्कि ये शूर में दार करना था कि ज़ियाबितीज़ जैसी बीमारी का इंतजार ना करें, बल्कि आज ही अपने जिस्म के सिग्नल्स को, उन क्रेविंग्स और इस गैर मामूली थकावट को समझें और बरवक्त एक्शन लें। बिल्कुल, एहतियात हमेशा इलाज से बेहतर होती है। लेकिन इस सारे तफसीली गुफ्तगू के इख्तिताम पर मैं एक बहुत अहम फिक्री सवाल छोड़कर जाना चाहती हूँ, जिस पर गौर करना हम सबके लिए जरूरी है। जी जरूर। हमने ये सीखा कि पेट की अंदरूनी चर्बी जिस्म के अंदर एक अलग उज़्व की तरह काम करती है, जो सोजिश फैलाने वाले खतरनाक केमिकल्स खारिज करती है। अब मेरा सवाल ये है कि अगर जदीद दौर का हमारा मुसलसल जज्बाती और जहनी दबाव, जिसके नतीजे में कॉर्टिसोल हार्मोन हर वक्त खून में शामिल रहता है, क्या वो इस चर्बी के साथ मिलकर बगैर 1 ग्राम शुगर खाए भी हमारी इंसुलिन रेजिस्टेंस को तबाह कर रहा है? क्या हम सिर्फ अपनी प्लेट में मौजूद खुराक पर नजर रखकर अपने दिमाग में चलने वाले तनाव को नजरअंदाज तो नहीं कर रहे, जो खामोशी से वही काम कर रहा है जो मीठा करता है? वाह, ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इंसान को सोचने पर मजबूर कर देता है। हम अक्सर सिर्फ कैलोरीज गिनते हैं, लेकिन अपने रोजमर्रा के जहनी तनाव का कोई हिसाब नहीं रखते, जो हमारे जिस्मानी केमिस्ट्री को अंदर से बदल रहा है। बिल्कुल। तो अगर किसी इंसान की मेडिकल रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन फिर भी वो इन पोशीदा अलामात का शिकार है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था, तो याद रखें कि एक साफ एक्सरे या नॉर्मल ब्लड रिपोर्ट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि अंदरूनी निजाम मुकम्मल तौर पर महफूज है। अपने जिस्म की आवाज सुने, नींद और तनाव को कंट्रोल करें, और एक सेहतमंद जिंदगी की तरफ वो पहला 5% वाला छोटा और हकीकत पसंदाना कदम जरूर उठाएं। आज की इस गहरी और तफसीली तहकीक के लिए बस इतना ही। अपना और अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।